हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। यस सर। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीए फाइनल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो वो जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं अबाउट व्हाट। सो गाइस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? प्रोफेशनल एथिक्स, राइट? चलिए, सो क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे? लेट्स डिस्कस। आज जो हम लोग चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? सो मजा आएगा आप लोगों को डिस्कस करने के लिए। सो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है प्रोफेशनल एथिक्स। ये चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रॉम आईसीएआई मॉड्यूल, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा का पूरा एंड टू एंड सब कुछ आईसीएआई मॉड्यूल से इसको कवर करेंगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? यस सर। चलिए, सो प्रोफेशनल एथिक्स की बात हो रही है दोस्तों। सबसे पहले साथ में लिखेंगे तो मजा भी आएगा। तो जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, मालिक इसको साथ में लिखना। बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे आज और मजा भी आएगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहला जो है हम लोग जो टॉपिक यहां पे डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स में, टॉपिक नंबर 1। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट। साथ में लिखिएगा मालिक। दोस्तों, बात हो रही है अबाउट व्हाट? मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो यहां पे क्या होता है ना, अभी भाई तूने इतनी मेहनत से तूने पढ़ाई कर ली, सीए फाउंडेशन क्रैक किया, फिर इंटर क्लियर किया, इंटर क्लियर करने के बाद फाइनल में आया, आर्टिकलशिप करी, सीए फाइनल की तैयारी कर रहा है, और फिर उसके बाद फाइनली आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट्स बेटा तू क्या हो गया? सीए बन गया। तो यार क्या बात है। बट ऐसा नहीं है कि तुरंत तुम क्या भाई अपने आप को सीए कहलाओगे। आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूट के पास जाना होगा और इंस्टीट्यूट को बोलना होगा कि हे इंस्टीट्यूट, मुझे अपनी शरणों में ले ले। यू हैव टू बेग इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट? कि सर हमें मेंबरशिप दे दीजिए, ठीक है ना? आप जैसे यहां पे सीए फाइनल एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर देते हो, ठीक है? वंस यू क्वालिफाई योर सीए फाइनल एग्जाम्स, तो आपको क्या करना होगा? आपको इंस्टीट्यूट को अप्लाई करना होगा। यू हैव टू मेक व्हाट? एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और इंस्टीट्यूट को बोलना होगा, हे इंस्टीट्यूट, आई बेग, अरे वर्ड लिखा है उस फॉर्म में, आई बेग टू बिकम द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। बराबर के नहीं? आप ये एप्लीकेशन आप जब फिल करोगे, फिर जब आपका एप्लीकेशन होने के बाद, बराबर के नहीं, जब आपका नाम, योर नेम विल बी एंटर्ड इनटू वेयर? नेम विल बी एंटर्ड name will be entered in members register। और जब आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा, दर्द क्या क्या बोलते हैं उसको? रजिस्टर हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा, दर्ज। यस। तो जब वो दर्ज हो जाएगा तो उस समय पे हम लोग क्या कहेंगे कि यस, अब बेटा तू अपने आप को बोल सकता है एज व्हाट? द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसे आपको मेंबरशिप मिलती है। समझा क्या बात को? मतलब तू ये मत सोच कि जैसे ही तू सीए बन जाएगा, बराबर, तो अपने आप को सीए कहला देगा, ठीक है ना? उसके लिए मेंबर्स रजिस्टर में
अपना नाम जो है वो तुझे दर्ज कराना पड़ेगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया कि क्या हुआ स्टोरी? अब ये जब मेंबर्स रजिस्टर में जब तू अपने आप का नाम रजिस्टर करवाएगा तो क्या क्या बातें उसके अंदर रजिस्टर होगी। स्टोरी समझ, ऐसे मेंबरशिप नहीं मिलती आपको। ये फाइनल एग्जाम्स क्रैक करने के बाद भी बहुत मेहनत है रे बाबा, बहुत मेहनत है। तो मेंबर्स रजिस्टर में क्या क्या बातें दर्ज होगी? तो मेंबर्स रजिस्टर में सबसे पहले आएगा आपका पूरा नाम, फुल नेम, ठीक है। नाम के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी जगहों पे जब आप क्या बोलते हो, आप लॉग इन करते हो एसएसपी पोर्टल में या कुछ आपको मेंबरशिप के रिलेटेड है तो आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत मायने रखता है। फिर आप कहाँ के रहने वाले हो, बराबर के नहीं, आप इंडिया के हो, नेपाल के हो, आप दुबई के हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्योंकि मेंबरशिप आपको दुबई के लोगों को भी है, नेपाल के लोगों को भी है, इंडिया के लोगों को भी है, सबको है। तो आप डोमिसाइल मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, बराबर के नहीं। फिर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस ये आपको देना पड़ेगा। फिर आपका प्रोफेशनल, आप कहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हो, ये आपको एड्रेस देना पड़ेगा। रेसिडेंशियल एंड प्रोफेशनल एड्रेस आपको देना पड़ से, ठीक है ना। तो ऐसा है दोस्त, ठीक है। फिर उसके बाद आप मेंबर्स रजिस्टर में आपका डेट ऑफ एंट्री आएगा कि आप अपने आप को कब मेंबर कहलाओगे, ठीक है। आपके कुछ दूसरे क्वालिफिकेशंस भी अगर है तो वो भी वहां पे रजिस्टर होंगे। फिर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपने अप्लाई किया या नहीं किया तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपका होगा, और कोई भी दूसरे पर्टिकुलर्स। तो ये सारी बातें मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज होगी और तब आप अपने आप को बच्चों कहलाओगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। गॉट इट? समझ में आया यहां तक आपको कि कब आप अपने आप को कहलाओगे एज अ सीए? कि भाई ये जो है, तो ये सब जो मेंबर्स रजिस्टर में जो दर्ज होना है, बराबर, ये सारी बातें जो रजिस्टर होने वाली है, इट इज इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट? सेक्शन नंबर 19। सेक्शन 19 के अनुसार ये सारी बातें मेंबर्स रजिस्टर में आपका नाम इसके अंदर आ जाएगा। क्या यहां पे आपको क्लियर है? क्या सीए फाइनल एग्जाम्स, फिर आप क्वालिफाई कीजिए, ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिफाई लिखा है सर ने। सो क्वालिफाई करिए, आईसीआई को एप्लीकेशन कीजिए और उसके बाद आपका नाम जो है मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। और उसके अंदर कौन सी बातें आएगी? तो बॉस ये सारी बातें उसके अंदर आती है। ये सारी बातें आती है उसके अंदर और ये सेक्शन नंबर 19 में लिखा। क्या ये बात जम गई अपने को? एकदम बेस्ट है सर। अभी यहां से आगे बढ़ते हैं, बट अब आप समझिए, आपको क्या लगता है कि जैसे ही आप सीए एग्जाम्स पास हो गए, इंस्टीट्यूट के पास गए, इंस्टीट्यूट को बोला इंस्टीट्यूट मुझे अपनी शरणों में ले लीजिएगा और आपका नाम दर्ज हो जाएगा? नहीं बेटा, इतना आसान नहीं है। जितना आसान तुझे लग रहा है उतना आसान नहीं है। क्यों सर? तो बेटा यहां पे अगला सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 क्या बोलता है? सिर्फ इतना काम करने से आप सीए नहीं बन जाओगे। Here what we have is, we talk about is the disabilities
फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप। आसान है क्या बनी इंस्टीट्यूट का मेंबर बनना? भाई इतना आसान नहीं है। सेक्शन 8 बोलता है कि भाई भले तू सीए फाइनल एग्जाम्स क्वालिफाई कर ले, आईसीआई को अप्लाई कर ले, बट तेरा मेंबर्स रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं हो सकता है अगर तुझे ये डिसेबिलिटीज अगर है तो। अगर ये डिसेबिलिटीज मतलब एक तरीके से क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है। ये एप्लीकेशन के टाइम पे भी हो सकता है या एप्लीकेशन करने के बाद अगर ये डिसेबिलिटीज आ जाए तो भी। तो सेक्शन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये डिसेबिलिटीज है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, मेंबरशिप। क्या कहता है, आइए जरा इसको समझते हैं कि क्या क्या बातें हैं जिस वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब अरे भाई साहब, सर सीए बनने के बाद भी नहीं, मतलब सीए एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद भी मैं जा रहा हूं आईसीआई के पास और आईसीआई को बोल रहा हूं साहब ले लो अपनी शरण में, तो आईसीआई बोलता है जा पहले सेक्शन 8 को चेक करके आ, अगर उसमें की कुछ बातें अगर तू पूरी नहीं करता है तो भाई तेरे को मेंबरशिप नहीं दे सकते भाई साहब। तो सर वो कौन सी बातें हैं, आइए जरा उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात जो हम लोग कहते हैं, यू हैव नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स, बराबर के नहीं, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हिज एंट्री, बराबर के नहीं, 21 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हो 21 साल का होना बहुत जरूरी है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, इफ यू हैव नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स तो भाई तू मेंबर नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल। एप्लीकेशन के समय पे जिस दिन अप्लाई कर रहे हो, डेट ऑफ एप्लीकेशन, उस दिन पे आपने 21 साल या उससे ज्यादा उम्र आपकी होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई क्या बच्चों? पॉइंट नंबर 1, टेल मी इफ यस देन वी प्रोसीड। 21 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 21 ईयर्स नहीं है तो रहने दे, फिर तुमसे ना हो पाएगा फिर, समझा बात को? दैट इज डिसेबिलिटी नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या कहता है भाई, ये तो बहुत गजब है, 21 साल की उम्र तो चलो ठीक है। ये क्या कहता है, इज ऑफ व्हाट, अनसाउंड माइंड। पागल है पागल। इमेजिन करो सिचुएशन, मजा आता है ये बोलने को। इमेजिन करो आप गए CA-results.nic.in, मतलब पहले बैकग्राउंड स्टोरी आप समझो भाई, फाउंडेशन सर, नादान थे हम लोग, 17-18 उम्र में हम लोग ने सर सीए की पढ़ाई शुरू करी, क्लासेस स्टार्ट करे, 9 महीने तैयारी करी, सीए फाउंडेशन की 9 महीने तैयारी करी, इंटर की, फिर उसके बाद इंटर की एग्जाम्स, रिजल्ट आया, आर्टिकलशिप करी, बहुत मेहनत करी, सीए फाइनल की पढ़ाई करी, आर्टिकलशिप भी चालू है, आईटी ओटी, एडवांस्ड आईटी ओटी, बहुत कुछ किया, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल, बहुत कुछ चालू है जिंदगी में। वाह यार बेटे। और फिर उसके बाद अब आपका एग्जाम्स हो गया और अब आप रिजल्ट देख रहे हो आपका, और रिजल्ट देखते देखते आपने देखा भाई साहब पास हो गए, ओ माय गॉड, कितनी खुशी हो रही है आपको, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, सो हैप्पी, मतलब सर उसका कोई हिसाब नहीं है, ठिकाना नहीं है सर। अभी ऐसे मतलब सुनते से ही इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताया आपको। अब क्या हुआ बेटा, अब मजे की बात,
खुशी के मारे तू हो गया पागल, अनसाउंड माइंड। इतनी खुशी सर सही नहीं। इंस्टीट्यूट बोलता है अब रहने दे भाई, तू पागल हो गया ना, अब तेरे को मेंबरशिप नहीं मिलेगा। बट ये पागल किसने बोलना चाहिए? सर मेरे दोस्त, मेरे घर वाले तो मुझे पागल बोलते ही रहते हैं, ये तो बोलते ही है तू सीए की पढ़ाई करने में पागल हो चुका है। तो भाई ये पागल कौन बोलना चाहिए? इट शुड बी एडजज्ड बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। इट शुड बी एडजस्ट बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी यहां पे कौन होगा? तो हम लोग बोल देंगे भाई कोर्ट ने बोलना चाहिए। कोर्ट अगर बोला तू बावळट आहेस, कोर्ट ने बोला तू बावळट आहे, बावळट मतलब मैड, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉस यू आर व्हाट ऑफ अनसाउंड माइंड। समझा क्या बात को? कोर्ट ने बोला तू पागल है, तो आपको फिर मेंबरशिप नहीं मिलेगा। सर मैंने मेंबरशिप ले लिया, से फॉर एग्जाम्पल सर मैंने मेंबरशिप ले लिया, और मेंबरशिप लेने के बाद सर अगर उसके बाद इतना वर्क प्रेशर, इतना वर्कलोड, इतने वर्क प्रेशर और वर्कलोड के बाद सर फिर उसके बाद मैं पागल हो गया, तो क्या होगा सर? भाई उसके बाद अगर तू पागल हो गया ना, तो क्या होगा मालूम तेरे को? मालूम तेरे को क्या होगा? उसके बाद तेरा मेंबरशिप निकाल लेंगे। मतलब इट इज ट्रू इक्वली एट द टाइम ऑफ एंट्री, अगर एंट्री के बाद अगर तू पागल हो गया तो उसके बाद तेरा नाम भी निकाल देंगे। बोले क्या भाई, पागल लोग नहीं चाहिए हमको। क्लियर है एकदम? यस सर। सो अनसाउंड माइंड क्लियर है एकदम? या चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट वो क्या कहता है? इज व्हाट अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। यू आर व्हाट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या है भाई? तेरा सब खत्म हो गया, जितने भी तेरे को लोगों को पैसे देने थे ना, जितनी भी जो भी तेरी लाइबिलिटी थी ना, वो थी तेरी लाइबिलिटी, तेरे को लोगों को पैसा देने का था। बट क्या हुआ सर? बैंड बज गया सर, दिवाला निकल गया सर, अब एक फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे पेएबल्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मेरे पास जितना रिसीवेबल है या मेरे पास जितनी लिक्विडिटी है। अब नहीं है सर मेरे पास पैसे, आई हैव नो मनी। तो आपने अनडिस्चार्ज का मतलब आपने लिखना है कि अभी भी आपने लोगों के पैसे देना बाकी है। यू स्टिल ओ मनी टू पीपल बट यू डोंट हैव सफिशिएंट एसेट्स टू रीपे। यू आर अनडिस्चार्ज, योर लाइबिलिटीज आर स्टिल पेंडिंग। अनडिस्चार्ज मतलब क्या है कि लाइबिलिटीज आर स्टिल पेंडिंग, liabilities are still what pending रे, liabilities are what pending रे, so you are undischarged insolvent। तो इंस्टीट्यूट बोलता है नको रहने दे भाई, तेरे से नहीं हो पाए। तो एंट्री करते समय या तू बाद में भी हुआ तो भी तेरे को क्या हो जाएगा? मेंबर्स रजिस्टर में तेरा नाम दर्ज नहीं होगा। ये बात हो रही है अपनी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब क्या रखा है अपन ने? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब लाइबिलिटीज आर व्हाट स्टिल पेंडिंग। क्लियर है एकदम? यस। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी अनडिस्चार्ज, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? 21 साल की उम्र। नंबर 2 अपन ने क्या बोला? अनसाउंड माइंड, बट वो भी कैसा? अनडिस्चार्ज। ये इधर हाईलाइट करता हूं, और क्या है इधर? इंसॉल्वेंट। तो ये अन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनडिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अभी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन, फोर्थ डिसेबिलिटी, वो क्या बोलता है कि बॉस
यू आर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, हो गया तेरा लाइबिलिटी वगैरह जो भी देने का था अभी दे दुआ के नक्की हो गया। बट अभी ये वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से स्टडी करना। वो क्या कहता है, यू आर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट, तुमने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं ऑब्टेन किया है, बराबर के नहीं, नॉट ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम कोर्ट। किस बात का सर्टिफिकेट नहीं ऑब्टेन किया है, ध्यान से सुनना, कि ये जो इंसॉल्वेंसी जो हुई है ना, ये बहुत भारी लाइन नहीं है, दैट इंसॉल्वेंसी was caused due to his misfortune. Insolvency was caused because of the misfortune and not बराबर because of the misconduct on his part, and without any misconduct on his part। जरा ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत थोड़ा डीप में जाना चाहिए। ये पॉइंट इधर नॉट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ऑब्टेन नहीं करा तो विषय है। ये पढ़िए फोर्थ वाला पॉइंट, जरा बहुत भारी है ये क्या बोलता है ये, अरे सभी आ गए इसमें तो। And he has not obtained certificate from court, बराबर के नहीं, that insolvency was caused because of what, his misfortune and without any misconduct on his part। समझाओ ये आपको, देखो जो भी आपको आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, आपके ऊपर जो बुरा वक्त आया, आप बर्बाद हो गए, तो हो गया, ठीक है सर, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए सर, हमारे पास कुछ नहीं बचा सर, तो आप क्या भाई, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा, ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। बट अभी वो क्या बोल रहे हैं कि सर हमने हमारा सब कुछ जो लोगों को देना था ना सर, किसी का पैसा नहीं रखा सर, दे दिया सबको सब कुछ, बट अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो इंस्टीट्यूट बोलता है ठीक है, तेरे को मैं अपना मेंबर बना सकता हूं, बट एक शर्त पे, तू जा और कोर्ट से जाके एक सर्टिफिकेट लेके आ कि ये जो भी तेरा दिवाला निकला है ना, वो तेरे नसीब खराब थे, तेरे नसीब पांडु थे, तेरे नसीब खराब थे, ठीक है ना, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, तेरे नसीब खराब थे, इस वजह से तेरी कुछ गलती नहीं थी रे, विदाउट योर मिसकंडक्ट, बिना तेरी गलती के तेरा बैंड बच गया। सो देखो, आप समझिए बात को, इधर दिवाला निकलना मतलब ये बाय डिफॉल्ट नसीब खराबी है, समझा क्या बात को, दिवाला निकला मतलब क्या है भाई, तेरे नसीब तो खराब ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये समझा गया तेरे को, हाँ। सो दिवाला निकलना ये नसीब खराब वाले भाई ऑब्वियस है सर, कोर्ट से जाके यही बोलेंगे ना कि मेरा नसीब खराब था, हाँ भाई तेरा किसका नसीब अच्छा है और उसका दिवाला निकल गया, ऐसे थोड़ी होगा सर, नसीब खराब है इसलिए तो दिवाला निकला ना। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट वो कहता है एंड विदाउट एनी मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट। अब तुम समझो भाई, दो चीजें मैं आपको समझाता हूं, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, तुम गए कसिनो, तुमने क्या करा, तुमने कसिनो में दाव लगाए, पोकर खेल रहे हो, रोले खेल रहे हो, स्लॉट मशीन खेल रहे हो, ब्लैक जैक खेल रहे हो, न जाने कितने गेम्स आप कसिनो में खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो,
मटका खेल रहे हो, तीन पत्ती खेल रहे हो भाई, अरे लगाओ पैसा, क्लाइंट का भी पैसा लगा, क्लाइंट ने दिया पैसा ले लगा, अरे इसका सबका सबका पैसा लगा है भाई, लगा दिया सर सबका पैसा, और सबका पैसा हार गया। फिर उसके बाद सब कुछ भाई, पर्सनल एसेट सब कुछ दाव पे रिकवरी करने के लिए जुनून सवार था सर। आहा, ऐसा हुआ, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, पैसा पूरा गया सर, लुट गए सर, लुट गए, बर्बाद हो गए सर, खलास, गेम ओवर, विषय खलास एकदम। तो भाई अब तेरा दिवाला निकल गया, हो गया तू इंसॉल्वेंट, खुश। क्या हुआ, फॉर्चून था या मिस फॉर्चून था सर, क्या बताओ यार, उस दिन कसिनो में लकी नहीं चल रहा था यार, मिस फॉर्चून हो गया, बराबर मिस फॉर्चून। बट अब क्या हुआ बेटा, कि ये मिस फॉर्चून किस वजह से हुआ, तेरे मिसकंडक्ट के वजह से ना, तूने गलत काम किया ना, ये नहीं करना चाहिए ना तूने। तो ऐसे केस में भाई तू डिसेबल ही रहेगा। बट अब क्या हुआ सर, अर्थक्वेक आ गया सर, सर मेरा सब कुछ है ना उसमें तबाह हो गया, बाढ़ आ गई सर, तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। तो ऐसे केस में सर मैं क्या बताऊं सर, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया सर, मेरे पास कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं बेटा, तू क्या कर, तू इंसॉल्वेंट हो गया ना, तूने तेरा देना जो भी है वो चुका दिया ना, एक काम कर, तू जा कोर्ट के पास जा और कोर्ट को बोल, कोर्ट मेरे नसीब खराब थे कि ये देखो मैं पूरा लुट गया, बर्बाद हो गया, इसमें मेरा कोई कुछ मिसकंडक्ट है क्या, नहीं ना। अगर कोर्ट ने आपको ऐसा सर्टिफिकेट दिया, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर आपको कोर्ट ने ऐसा सर्टिफिकेट दिया ये कह के कि बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मिस तेरा इंसॉल्वेंसी हो गया, यस, तेरा मिसफॉर्चून था, यस, तेरा कोई मिसकंडक्ट नहीं है इसमें, ओके, ऐसा सर्टिफिकेट मिला। अब ध्यान से सुनना, मतलब मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं कि इफ यू ऑब्टेन सर्टिफिकेट लाइक दिस, ये सर्टिफिकेट है, ये ऑब्टेन्ड नॉट ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड नॉट ऑब्टेन्ड। तो अगर आपने ये ऑब्टेन कर लिया है तो you are able to be the member, but if you have not obtained, तो क्या हो जाएगा, ऐसा सर्टिफिकेट अगर नहीं ऑब्टेन किया है, नॉट ऑब्टेन, तो यू आर व्हाट, डिसेबल्ड। समझा, फ्रॉम मेंबरशिप यू आर डिसेबल्ड। तो डिसेबिलिटी कब होगी, कि ऐसा सर्टिफिकेट लेना कि भाई इंसॉल्वेंट हो गया हूं, नसीब खराब थे बाय डिफॉल्ट, यस, किसी के नसीब अच्छे नहीं होते हैं इंसॉल्वेंसी के लिए, बट नसीब खराब है, बट भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या दोस्तों ये पार्ट आपको समझ में आएगा, फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन, यस गाइस। आगे बढ़े यहां से, ओके, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट के बाद नाउ वी गो टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है, अगर वो कॉन्विक्टेड है, बराबर के लिए, बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉन्विक्ट मतलब समझते हो, कॉन्विक्ट मतलब प्रूव्ड गिल्टी, अगर वो कॉन्विक्ट करा गया, वो दोषी करार कर दिया गया बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, कॉन्विक्टेड मतलब प्रूव्ड गिल्टी, बाय हूं, बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, और ये कोर्ट किधर, इन और आउटसाइड इंडिया,
बराबर के नहीं। सो अब इसके अंदर उसका ऑफेंस क्या है? फॉर एन ऑफेंस विच इन्वॉल्विंग व्हाट? मॉरल टर्पिट्यूड। ऑफेंस क्या है? विच इन्वॉल्व्स व्हाट? मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है ना? विच इज पनिशेबल, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, जेल। पनिशेबल विथ व्हाट? इम्प्रिजनमेंट। स्टेप बाय स्टेप चलते। कॉन्विक्ट हो चुका है, बराबर के नहीं? यू आर कॉन्विक्टेड बाय व्हाट? कॉम्पिटेंट कोर्ट इन और आउटसाइड इंडिया। ऐसा ऑफेंस विच इज ऑफ व्हाट? मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब समझते हो? तुमने जो है ना बहुत घिनौना काम किया है, बराबर। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब क्या कहते हैं? तुमने बहुत घिनौना काम किया है। मॉरल टर्पिट्यूड, an act or behavior that gravely violates the sentiment or accepted standard of the community, बराबर कि नहीं? तो आप समझिए तुमने इतना गंदा काम किया है, बराबर, violates the sentiment or standard of the community, violates the sentiment, लिखो इधर, violates the sentiment or standards of community। इतना घिनौना काम किया है तुमने, शर्म नहीं आती तुमको? सीए होके तुम ऐसे काम करते हो, बराबर। मतलब तुम क्या करते हो? तुम यहां पे टेररिज्म वाला काम कर रहे हो। शर्म नहीं आई? टेररिस्ट बनना चाहते हो आप, बराबर। तो ऐसा कुछ घिनौना काम, स्मगलिंग कर रहे हो, तो ऐसा काम अगर आप कर रहे हो घिनौना, और जिसकी सजा क्या है? सजा है जेल। तुम्हें तो जेल होगी, बराबर के नहीं? इतना घिनौना काम किया है, बराबर के नहीं? विच इज कमिटेड बाय हिम, बराबर के नहीं? मॉरल टर्पिट्यूड वाला काम कोर्ट ने तुम्हें पनिश कर दिया है, बराबर। कमिटेड बाय हिम इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, कमिटेड बाय हिम, not of technical nature, committed by him in his professional capacity as a chartered accountant। तुमने ऐसा काम किया है कि जहां हम कहीं, मतलब अपना सीए होके तुम ऐसा काम कर रहे हो यार, इन योर प्रोफेशनल कैपेसिटी, कि हेल्पिंग व्हाट? द कंपनीज टू सिक्योर व्हाट? फाइनेंस फॉर द टेररिज्म, helping companies to launder money, untainted money you are making it, or sorry, tainted money you are making it untainted। ब्लैक का पैसा व्हाइट करने में मदद कर रहे हो। ऐसा घिनौना काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई भाई, बराबर। तो रहने दे यार। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सर ऐसे व्यक्ति को तो सर रहने ही दो सर, इसको मत बनाओ सर, हमारा मेंबर मत बनाओ सर, नहीं चाहिए हमें ऐसे लोग। तो इफ ही इज कॉन्विक्टेड by competent court in or outside India, बराबर के नहीं, for an offense of moral turpitude punishable with imprisonment committed by him in his professional capacity not being of technical nature, बराबर के नहीं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस में आप बोलोगे इसको रहने दे भाई, इसको मेंबर मत बना। क्लियर है एकदम? यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं इधर कोई दिक्कत नहीं है कि ओके ये सब बात है। बट अब क्या बोलता है कि इसको ही विल बी व्हाट? इधर क्या बोलेंगे?
सर देर इज, ऐसा है तो देर इज अ डिसेबिलिटी, ऐसा है तो डिसेबिलिटी है। बट कभी कभी ही कैन बी एबल ऑल्सो, ठीक है ना, कभी कभी ही कैन बी एबल ऑल्सो। तो इसमें एबिलिटी कब हो सकती है सर, मतलब इतना घिनौना काम करने के बावजूद भी सर इसमें वो है, मतलब कि सर सीए अभी भी वो कंटिन्यू हो सकता है, अभी भी उसको हम लोग मेंबर बना सकते हैं सर, कैसा है भाई सर। हाँ सर, मतलब ऐसा घिनौना काम करने के बाद भी। तो दोस्तों देखो, एबिलिटी कब, ऊपर का काम होने के बाद तो डिसेबिलिटी तो तय है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट फिर भी एबिलिटी हो सकती है, फिर भी एबिलिटी हो सकती है। और ये एबिलिटी कब होगी, तो नंबर वन, अगर उसे ही हैज बीन ग्रांटेड व्हाट, पार्डन, बराबर के, he has been granted what, pardon, pardon मतलब he has been what, excused, उसे माफीनामा दे दिया गया है, बराबर के नहीं, उसको क्या दिया गया है, एक्सक्यूज दे दिया, उसे माफीनामा दे दिया है उसे, बराबर। सो उसे एक्सक्यूज मिल गया है, भाई चल ठीक है माफ कर दिया तेरे को, नाउ इट्स ओके, वापस ऐसा मत करना। या तो उसने, और, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, और वो कहता है कि सेकेंड पॉइंट, he has made an application to सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार को बोला उसने, सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हुए गवा है, अब आप ही कुछ करिए। सो एन एप्लीकेशन, बराबर के नहीं, हैज बीन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर के नहीं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला चल ठीक है भाई, अब तेरी ये गलती हम माफ करते हैं, आइंदा से मत करना। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव्ड द डिसेबिलिटी, रिमूव डिसेबिलिटी, इसका ऑर्डर इन राइटिंग उसके पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे को माफ कर दिया है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये जो बंदा है इसको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे चल भाई ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ये वाला जो पार्ट है इसको नोट कीजिए, इसको नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा इसको। डन। चलो, सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर नाउ, ठीक है। अभी उसके बाद सिक्स पॉइंट जो है, वेरी सिंपल पॉइंट, सिक्स वाला पॉइंट नंबर सिक्स कहता है कि अगर उसका मेंबरशिप रिमूव कर दिया गया, ऑन इंक्वायरी, अगर उसने कोई भी ऑन इंक्वायरी फाउंड गिल्टी ऑफ
प्रोफेशनल और एनी अदर मिसकंडक्ट, और इस मिसकंडक्ट के चलते उसकी मेंबरशिप अगर निकाल दी गई है तो बात खत्म हो गई। सही है एकदम। सो इंक्वायरी के चलते उसको क्या बोल देंगे अपन कि अगर उसकी मेंबरशिप हटा दी गई है तो खत्म, टाटा बाय बाय। सही है एकदम। गुड, यस। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज समरी ऑफ सेक्शन नंबर 8, जो अपन कहते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सेक्शन नंबर 19 में एप्लीकेशन करेगा, और एप्लीकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, वो मेंबर बन सकता है। बट सेक्शन 8 आके बोलता है, फट से एक हेडशॉट देता है, बोलता है भाई ये सब होने के बाद भी तेरे को मेंबर बनने नहीं देंगे अगर तेरे में इन 6 बातों में से अगर कोई भी बात अगर है और तू गिल्टी है तो फिर बात कर। क्लियर है एकदम। क्या हम लोग बच्चों यहां से आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है ना? यस। सो इतना अपने बात ध्यान में रखना है कि जिस समय पे उसका ये क्या कहते हैं, इट मे बी नोटेड दैट person who has been removed from the membership shall not be entitled to have his name entered in the register until the expiry of such period। ये बहुत कमाल की बात है, ये बहुत मजेदार चीज है। मतलब क्या कहता है कि अगर मान लो आपका नाम जो है ना निकाल दिया, बोले कि भाई 5 साल के लिए तू सीए नहीं बनेगा, मतलब 5 साल तो तेरे को एंट्री नहीं देंगे, तो ऐसा कर रहा ना, नहीं तेरा नाम ही निकाल दिया भाई, भग यहां से, या बोल दिया 10 साल तक तू नहीं कर सकता। तो कोई व्यक्ति जो एकदम स्मार्ट, बहुत डेस्परेट है, नहीं मेरे को सीए का काम करना ही है, तो किसी डेस्परेट इंसान ने क्या किया, फिर से फाउंडेशन, फिर से इंटर, फिर से फाइनल, अब बोल, तो भाई फिर भी नहीं हो सकता। एक बार तुम्हारा बैन हो गया, एक बार खत्म तो खत्म भाई, वापस नहीं हो पाएगा। क्लियर है एकदम। ये बात हो रही है। तो एक बार अगर आपका नाम निकाल दिया गया तो अंटिल द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड आपका नाम दर्ज नहीं होगा। क्लियर है एकदम बात? यस। इन एडिशन, सेकेंड पॉइंट, failure on the part of a person to disclose the fact that he suffers from any one of the disabilities aforementioned would also constitute what professional misconduct। ये ध्यान में रखना, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट इधर फोकस करना कि इंस्टीट्यूट ने आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी और अगर आप वो क्या बोलते हो प्रोवाइड नहीं करते हो, बराबर, सो इसमें क्या कहता है, फेलियर टू प्रोवाइड, बराबर है। और ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना, ये भी आगे बहुत आगे काम में आएगा। नंबर 1 फेलियर टू प्रोवाइड, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रोवाइडेड, बट प्रोवाइडेड विथ फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट, it results into professional misconduct। it results into what, professional misconduct। अगर तुम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करो या प्रोवाइड करी है बट आपने झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, बराबर कि नहीं, तो ऐसे केस में आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आ जाओगे। और जैसे हमने कहा कि अगर आप गिल्टी हो प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट के, तो आपका नाम मेंबरशिप से हटाया भी जा सकता है। अंडरस्टूड? यस सर। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ, वेरी गुड सर। सो एक बार अभी ये आपको समझ में आ गया होगा, बराबर, ये नोटिंग कर लिया होगा आपने, ये एक्सप्लेनेशन का वाला ये पार्ट। ठीक है। सो क्विकली इसको क्या कर लीजिएगा,
नोट कर लो इसको और फिर उसके बाद सेक्शन की रीडिंग लगाएंगे। हो गया नोट करके? अभी ये सेक्शन जो है, ये पूरा जो इतना पेज है ना, ये इसको रीड करो। पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इन अ मिनट डिस्कस। रीड फास्ट। चलो, शैल वी प्रोसीड? ओके। सो अभी बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2। अब बेटे बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ मेंबर्स। अब तुम तो आ गए ना, सीए तो बन गए ना बेटा। अभी अपन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, बराबर के नहीं, ये अपन जो है दो टाइप के लोग हैं। अपनी बिरादरी जो है ये दो टाइप के लोग हैं। वी सी एस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है ना? सो टाइप्स ऑफ मेंबर्स की अगर बात करें तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स? प्रैक्टिसिंग, नॉन प्रैक्टिसिंग, ऐसा नहीं, ध्यान दो। सो एक जो अपन बात कर रहे हैं, एक है एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और जो दूसरा है इज फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो ऐसा दो टाइप के इस दुनिया में
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड दूसरा जो है वो हम लोग कहते हैं कि दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बराबर। तो एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन होते हैं? जो अपने नाम के साथ साथ सिर्फ लगाते हैं ACA। ACA क्या लगाते हैं? ACA, एसोसिएट। मतलब इसका फंडा एकदम सिंपल है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। आप सीए बन गए, आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज हो गया, बराबर है। तो डे 1 से आप क्या बोल सकते हो? आप अपने आप को एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल सकते हो। ये ACA whether in practice or not, बराबर, you can call yourself as what, बराबर के नहीं, he shall be entitled to be called as associate chartered, बराबर के नहीं। तो जब हम लोग ये ACA ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम बताते हैं कि हाँ भाई ये एसोसिएट है। जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिसिंग हो या आप प्रैक्टिसिंग ना हो, इंपॉर्टेंट क्या है? अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, he or she shall be entitled to be called himself as associate. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अभी दूसरा बात करते हैं। अभी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट, FCA। फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल देम एज व्हाट, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या बातें होती है और क्यों होता है ये आप समझिए। देखो, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कब होता है पहले ये समझते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि काहे ऐसा एसोसिएट और फेलो में डिवीजन किया गया, ठीक है ना। नंबर 1, आप अपने आप को FCA कब कहला सकते हैं उसकी बात करते हैं। यू शुड बी इन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, ठीक है, फॉर मोर देन 5 years। 5 साल से अधिक, कम से कम एटलीस्ट 5 years, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 years, बराबर की नहीं, बट नॉट लेस देन। तो आप समझिए आपके पास क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, क्योंकि उसकी केस स्टडीज हम लोग बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड, यू मेक एन एप्लीकेशन टू ICI along with requisite fees। इंस्टीट्यूट को बोल दो, बराबर, कि आप मेरा एप्लीकेशन फॉर बीइंग अ फेलो एक्सेप्ट कर लीजिए ना प्लीज। क्या है प्लीज? उसके बाद ऑन एक्सेप्टेंस, टड़ा, आप अपने आप को बोलेंगे कि यू आर FCA। अब अपने आप को क्या बोलेंगे? यू आर FCA। समझ में आया आपको? सो ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस है कि आप अपने आप को FCA बता सकते। तो चलिए अब इन दोनों में ऐसा क्यों सर डिफरेंशिएट किया गया, व्हाई? तो बेटा आप समझिए क्या कहता है ना कि यार मैं अपने तारीफ नहीं कर सकता हूं, मैं कोई अपने विजिटिंग कार्ड पे, अपने लेटर हेड्स पे ये नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है ना, कि ये मैं कहीं नहीं लिख सकता हूं कि बॉस
मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं करके। द डेट ऑफ बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैनॉट राइट इट ऑन माई क्या बोलते हैं उसको, लेटर हेड्स। आई कैनॉट राइट इट ऑन माई विजिटिंग कार्ड्स एस्टेब्लिश सिंस, इट्स नॉट अलाउड। समझा क्या, विजिटिंग कार्ड पे। तो आप समझिए बात को कि मेरा सीनियोरिटी कब है, कैसे है, ये कैसे पता चलेगा यार। हाउ विल पब्लिक कम टू नो अबाउट माई सीनियोरिटी। लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं सीनियर हूं या नहीं हूं, कैसा पता चलेगा लोगों को, नहीं पता चलेगा ना। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आप समझिए बात को। ऐसे केस में लोगों को कब पता चलेगा, तो लोगों को पता चलेगा आप एफसीए हो या सीए हो उसके बेसिस पे कि आप कितने साल की आपने प्रैक्टिस करी है, उसके बेसिस पे। समझ में आया आपको या। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यू हैव टू क्लासिफाई योर सेल्फ एज सीए और एफसीए, ऐसा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। डन, चलिए। सो यहां से आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी सवाल ये आता है कि हमने क्या बोला था इसको, कि वाई वी कॉल इट एज एफसीए और एसीए। तो ये बात तो क्लियर हो गई है मालिक, कि इस वजह से क्या होता है कि हम जो है, हम अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वेदर वी आर क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिसिंग, और वेदर वी आर, सॉरी, वेदर वी आर अ सीनियर और नॉट। दैट इज वाई द वर्ड एफसीए इज यूज्ड। ये बढ़िया है एकदम, एब्सोल्युटली यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा केस स्टडी की बात करते हैं, और यहां पे विषय क्या है आइए जरा समझते हैं। सो क्या बोल रहे हैं यहां पे अपन, जरा बात करते हैं। देखिए हुआ यूं, सिचुएशन को समझो कि मैंने ना स्टार्टेड प्रैक्टिस, क्लाइंट नहीं मिले, 3 इयर्स प्रैक्टिस किया। फिर क्या हो गया, इधर जो है, इधर हमने ब्रेक लगाया, बोला प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभी। ठीक है, फिर क्या किया यहां पे, 2 इयर्स ब्रेक लिया, 2 साल का ब्रेक लिया, और फिर उसके बाद इधर प्रैक्टिस रिज्यूम्ड।
और फिर अब यहां पे 2 years हो गए। और तो सवाल यह है कि भाई क्या ये 3 साल और क्या ये 2 साल मिला के, अब मैं इंस्टीट्यूट के पास एप्लीकेशन कर सकता हूं क्या एज एफसीए? चलो कमेंट करके बताओ फटाफट कि क्या मैं अपने आप को एफसीए बोल सकता हूं क्या? कैन आई कॉल माई सेल्फ एज एफसीए? प्रोविजन ध्यान में रखेगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। तो यहां पे ब्रेक हो गया ना, तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है क्या? नहीं है। सो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे? नो, यू कैनॉट कॉल योर सेल्फ एज वॉट? एफसीए। वाई? बिकॉज इट्स वेरी सिंपल कि प्रोविजन क्या कहता है? एज प्रोविजन स्टेट्स दैट यू शुड बी व्हाट? प्रोविजन क्या बोलता है? एज प्रोविजन स्टेट्स you should be in continuous practice, बराबर के लिए। तो ऐसा है, समझ में आया आपको? वेरी सिंपल, इट्स इजी। अभी सेकंड ध्यान से सुनिए। सर अब क्या हुआ, मैंने जो है ना इधर से प्रैक्टिस स्टार्ट करी, मेरे को सर हो गए 6 साल हो गए सर कंटिन्यूस प्रैक्टिस, 6 years हो गए प्रैक्टिस करते करते। फिर आईसीआई को एप्लीकेशन भी किया सर, वो एप्लीकेशन अप्रूव भी हो गया, बराबर है। और मैं अब अपने आप को प्राउडली एफसीए बोलता भी हूं, ठीक है। बट अब उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने इधर डिसाइड किया टू स्टॉप प्रैक्टिस, डिसाइडेड टू स्टॉप प्रैक्टिस। Decided to what? Stop practice. Question is, can I call myself still as FCA? चलो बोलो, कैन आई स्टिल कॉल माई सेल्फ एज वॉट? एफसीए। व्हाट्स द क्वेश्चन? अब इधर क्या हुआ समझ में आया ना आपको? बोलो अभी, कैन आई स्टिल कॉल माई सेल्फ एज एन एफसीए? बोलो बच्चों। Can I still call myself as an FCA? So answer over here is yes. Yes. Because once an FCA always an FCA. अरे नो नहीं बोलना प्रियंका, once an FCA always an FCA. Even if you stop, बराबर के नहीं, practice, you can still be called as what? An FCA, unless and until you
surrender your membership and everything also. So even if you stop practicing, you can still be known as what? FCA. So once an FCA, always an FCA. Got it? नोट करिए ये दो केस स्टडीज को. डन गाइस. चलो लेट्स गो अहेड. सो क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. सो सेक्शन नंबर 5 की बात हो रही है यहां पे. सेक्शन नंबर 8 हो गया. अभी ये जो है इसको हेडिंग दे देंगे अपन सेक्शन नंबर 5. सेक्शन नंबर 5. ठीक है. चलो. सो ये दो बातें आप पढ़ेंगे. इसको एसोसिएट मेंबर कौन है और फेलो मेंबर कौन है. सो इधर क्या लिखा है. एंटर्ड इनटू द रजिस्टर if payment on such fees along with the application and the application should be granted. सिर्फ एप्लीकेशन करके आप एफसीए नहीं होते. कंडीशंस क्या क्या है ध्यान में रखना. फीस, एप्लीकेशन ग्रांटेड, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 5 years, continuous practice of not less than 5 years, possess such qualifications and experience. The above mentioned shall be entitled to use FCA after his name, indicating that he is a fellow member of the institute. ठीक है ना. और जैसे ही आप आपका नाम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, अब अपने आप को बोल सकते हो एज व्हाट? एसोसिएट. एक क्विक नजर घुमा लीजिए. उसके बाद फिर अपन अगला जो टॉपिक है उस पर प्रस्थान करते हैं. अब मेंबर रजिस्टर में दर्ज हो चुका है नाम. अब अपने आप को बोलेंगे एसोसिएट या फेलो. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. चलो.
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सेक्शन नंबर 20, टॉपिक 3। अभी हम लोग बात करेंगे, अगर बेटे तेरा नाम ऐड भी हो सकता है तो निकाला भी जा सकता है। ये कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप अगर बोलोगे कि भाई एक बार जो मैं मेंबर बन चुका हूं तो बस बन चुका हूं, ऐसा नहीं है। सो बात हो रही है रिमूवल ऑफ व्हाट, नेम फ्रॉम रजिस्टर, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर। तो तू ये मत समझ लेना भाई कि तेरा नाम कभी निकाला नहीं जा सकता है। डर के रहना पड़ेगा, ईमानदारी से अच्छे से काम करना पड़ेगा, नहीं तो इतने सालों की जो मेहनत है वो देवी और सज्जनों बर्बाद भी हो सकती है। ठीक है ना। सो आपका नाम निकाला भी जा सकता है। सो कब कब निकाला जाएगा? नंबर 1, सैड, इफ इज डेड, डेड हो गया, खत्म विषय क्लास। तो इंस्टीट्यूट उसका नाम थोड़ी रखेगा वहां पे, फिर बोल देगा ओके अभी चल दिए। तो जो व्यक्ति डेड है तो डेड है, नाम हटा देंगे, बराबर के। उसके बाद सेकंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि जिससे रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, मतलब किससे रिक्वेस्ट वो भी देखते हैं। सो क्या कहता है यहां पे, फ्रॉम हूम रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल इज रिसीव्ड। भाई अगर मैं खुद बोल रहा हूं मेरे को नहीं रहना मेंबर, तो हाँ भाई ठीक है, उस समय पे आपने एप्लीकेशन किया था तो अब जो है नहीं खेलना मेरे को आपके साथ, ठीक है ना। तो फ्रॉम whom द रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड, तो भाई क्या बोलेंगे आपको, रहने दो भाई नहीं खेलना। समझा बात को? तो नहीं, हटा दिया मेंबर्स रजिस्टर में से। अब तुम ही रहना नहीं चाहते हो तो हम थोड़ी जबरदस्ती करेंगे आपको कि आप बनिए हमारे मेंबर ही बनिए आप करके, नहीं खेलना मत बोलो। सो एक तो आप डेड हो चुके हो या आपने खुद ने रिक्वेस्ट करा है कि माफ कर दो भैया हमें नहीं खेलना आपके साथ। तीसरा, ये बहुत गजब है भाई, ये बहुत भारी है, मेरे साथ हुआ है ना एक बार, ये सही बता रहा हूँ, हुआ है मेरे साथ एक बार ऐसा। क्या यार, मैं बहुत उस समय बहुत बिजी चल रहा था, बहुत बिजी। तो फेलियर टू पे मेंबरशिप फीस, ठीक है ना। सो इफ यू हैव नॉट पेड द प्रिस्क्राइब फीस, खलास, आपको बताओ कैसे कुछ मेल होगा मेरे पास। ये देखो मेरे साथ, सही में बता रहा हूं, हुआ था मेरे साथ ऐसा। ये देखिए इधर, in continuation requesting the member to pay membership fee which might have escaped your attention due to other engagement. Institute reminds you to pay. Kindly appreciate that payment your continuing benefits. Members can also pay, ऐसा वैसा, ignore if already paid. मेरे को ऐसा बहुत ऐसे, फिर कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप ऐसा भी मिला था, कैंसलेशन मेंबरशिप, कैंसल मेंबरशिप, ICAI। फिर मैंने रिस्टोरेशन भी करा था इसको, अरे कैंसिल कर दिया था, देखो मैंने फिर बाद में रिस्टोर कराया मेरा मेंबरशिप कि
मैं ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया था, ऐसे चोट। तो अगर आपने पैसा नहीं भरा है ना, तो इंस्टीट्यूट बोलेगा बेटे चल कैंसिल कर देंगे तेरा मेंबरशिप। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपने सेक्शन 8 का कोई भी डिसेबिलिटी अगर आपको अट्रैक्ट होता है, मतलब देखो एंट्री कर रहे थे उस समय पे ओके था, बाद में एंट्री करने के बाद अगर आपको क्या बोलते हैं सेक्शन 8 का डिसेबिलिटी अगर आपको लग गया है, तो फिर फुटो, निकलो यहां से, बराबर कि नहीं। सो ऐसे केस में क्या कहता है कि अगर आप डेड हो, रिक्वेस्ट आपने खुद ने करी है, मेंबरशिप फी नहीं भरा है, तो सेक्शन 8 में अगर डिसेबिलिटी है तो आपका नाम हट सकता है। सो लेट्स गो थ्रू इट क्विकली। डेड है, रिक्वेस्ट करा है, नॉट पेड द प्रिस्क्राइब्ड फी, who has found to have been subject at the time was or thereafter become subject to disabilities mentioned under section 8 और फॉर एनी अदर रीजन, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपका जो है नाम वो मेंबर्स रजिस्टर से हटाया जा सकता है। ये क्लियर है एकदम। अब देखो अगर आपका नाम हटा भी गया है ना, shall remove the name of the any member in respect of whom an order has been passed under this act रिमूविंग फ्रॉम द मेंबरशिप। तो अगर आईसीआई ने ऑर्डर भी पास करा है, जो सेक्शन 8 में हम लोग ने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था, तो उधर भी क्या हो सकता है, आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर से हटा दिया जा सकता है। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़े यहां से। रिमूवल, अब बात करते हैं अबाउट व्हाट, रिस्टोरेशन की इधर भी बात करेंगे और रिस्टोरेशन की इधर भी बात करेंगे। तो ये क्या कहता है, अगर आपका नाम पैसे ना भरने के वजह से अगर है, सो ऐसे केस में ऑन रिसीट ऑफ एन application in his name may be entered again in the register of members on payment of the arrears of annual fee along with the entrance fee। तो कौन से पैसे भरने पड़ेंगे, एनुअल फी भरो, एंट्रेंस फी भरो और एडिशनल फी एज में बी डिटरमाइंड बाय द काउंसिल, फी 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 भरो। उसके बाद आपका नाम जो है वो रिस्टोर हो सकता है। सो इसमें क्या कहता है, इधर आते हैं अपन कि क्या कह रहे हैं अपन यहां पे, अगर नॉन पेमेंट के वजह से है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिस्टोर द मेंबरशिप। सो कैसे रिस्टोर करेंगे अपन मेंबरशिप को बच्चों, वेरी सिंपल, मेंबरशिप विल बी रिस्टोर्ड हाउ। सो नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशन करना है फॉर रिस्टोरेशन। आपने उसके साथ साथ क्या क्या पैसा भरना है, फीस कौन सा, नंबर 1 जो भी आपका अरियर्स ऑफ एनुअल फीस, फिर आपका जो एडिशनल फीस जो है वो आपको भरनी होगी, बराबर के नहीं, विच इज डिटरमाइंड बाय काउंसिल। एंड उसके बाद जो आपको एंट्रेंस, क्योंकि दोबारा से नाम दर्ज कर रहे हैं ना आपका, सो एंट्रेंस फीस भी आपको भरनी है, तब जाके आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। ये देखो इधर
मैंने बोला रिस्टोर कराओ, फिर देखो मैंने भेजा माई मेंबरशिप नंबर आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू द लेटर रिसीव्ड ऑन 7th of January stating cancellation of membership due to non-payment of fees. I would like to bring it to your attention that I have already deposited the amount of membership fees, COP and restoration charges. बराबर है, तो request you to restore the same or guide me to take necessary recourse for online submission of form 9. The ICI site is under maintenance. Expecting your reply at the earliest. Thanking you in anticipation. Membership number ऐसा। तो पैसा भर के एडिशनल फीस, रिस्टोरेशन फीस सब कुछ जमा करके आप क्या कर सकते हो, ये आपका मेंबरशिप आप फिर से रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। अभी हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट, रेगुलेशन 19 की। रिस्टोरेशन कैसे क्या क्या है उसके बारे में बातचीत करते हैं। इन एडिशन टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20 एज डिस्कस्ड अबाउ, रेगुलेशन 19 जो है स्टेट्स दैट रिस्टोर किया जा सकता है ऑन एप्लीकेशन for non-payment of fees if he is otherwise eligible for such membership by paying what the arrears of annual membership, entrance fees, additional fees। क्लियर एकदम। तो वो जो हमने ऊपर के पैराग्राफ में था तो वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम। यस सर। बट अब जो है दोस्तों, हम अभी बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेकर। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज द इफेक्टिव डेट इन केस द रिस्टोरेशन ऑफ कैंसल्ड मेंबरशिप इन डिफरेंट सिचुएशन। हम कब से कहेंगे कि आपका मेंबरशिप अभी ये रिस्टोर हो चुका है, ठीक है, इफेक्टिव डेट, क्योंकि फिर आपको वो FCA और वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस देखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए अपने को वो इफेक्टिव डेट देखना पड़ेगा। सो आइए वो इफेक्टिव डेट देखते हैं, क्या कहते हैं इफेक्टिव डेट। एप्लीकेशन ऑफ रिस्टोरेशन एंड रिक्विजिट फीस आर मेड विद इन द सेम ईयर ऑफ रिमूवल। चलो, सो अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि एप्लीकेशन ऑफ जो हमने किया है, बराबर कि नहीं, जो एप्लीकेशन हम लोग ने जो किया है, बराबर, तो उसके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं कि ओके आपका जो नाम है वो कैंसिल हो चुका है और अब आप चाहते हो कि आपका जो नाम है वो रिस्टोर हो जाए, बराबर है। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ कैंसल्ड मेंबरशिप। तो उसका इफेक्टिव फ्रॉम कब होगा, क्योंकि ये क्यों काम में आता है इफेक्टिव डेट, आप समझिए। इफेक्टिव डेट इसके लिए आता है क्योंकि जो आप देखते हो ना आपका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, तो अभी क्या होता है, ये इसके लिए काम में आता है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के लिए, कि आपका फीस नहीं भरा आपने और अब क्या हो गया, अब आपने छोड़ दिया, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, फिर आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू आर इन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और नॉट, ऐसा। तो इसके लिए ये बात हो रही है। सो क्या लिखा है यहां पे, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन विद इन द सेम ईयर अगर किया है, पहले समझिए बात को, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन सेम ईयर में किया है, सो इट विल बी द डेट ऑन विच इट वॉज रिमूव। मतलब ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि आपका निकाला भी था मेंबरशिप करके, कंटिन्यूअस पीरियड रहेगा, समझा। अगर वो आपने बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमिटी या अपीलेट ऑथोरिटी या हाईकोर्ट ने अगर आपका नाम निकाला है, कोई भी ऑथोरिटी ने आपका अगर नाम निकाला है,
तो रिस्टोरेशन आपका उन्हीं के ऑर्डर्स के हिसाब से होगा। इन अदर केसेस में जिस दिन आपने एप्लीकेशन एंड फीस आपने भरी है उस दिन से आपका क्या हो जाएगा, रिस्टोरेशन इफेक्टिव डेट आएगा। ठीक है ना, बात को क्लियर है एकदम? यस। सो रिस्टोरेशन, इधर हम लोग देखते हैं क्या बात करेंगे अबाउट इफेक्टिव डेट। सिचुएशन नंबर 1 हम लोग क्या बोलेंगे, फीस पेड इन द सेम ईयर, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फ्रॉम द डेट इट वॉज रिमूव्ड। जिस दिन, विद इन द सेम ईयर लिख देते हैं यहां पे, fees paid in the same year, so effective from the date it was removed. Number 2, removed by order of board of discipline। ठीक है, या तो डिसिप्लिनरी कमिटी या तो अपीलेट ऑथोरिटी और इट इज रिमूव्ड बाय हाई कोर्ट। तो जो रिस्टोरेशन होगा मालिक, रिस्टोरेशन विल बी एज पर ऑर्डर्स। अगर उन्होंने बोला 5 साल नहीं कर सकते, 10 साल नहीं कर सकते, ऐसा वैसा, तो रिस्टोरेशन क्या हो जाएगा, उनके ऑर्डर्स के हिसाब से हो जाएगा। रिस्टोरेशन किसके हिसाब से होगा बच्चों, रिस्टोरेशन विल बी एज पर द ऑर्डर्स। क्लियर है एकदम सिंपल। तो उनके ऑर्डर्स के हिसाब से रिस्टोरेशन हो जाएगा। चलिए, और आखिरी में इन एनी अदर केसेस, so from date of application, from date of application of restoration। चलिए, इफेक्टिव डेट का समरी लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। डन क्या बच्चों? चलो, सो अब ये बात हो गई अपनी किसके बारे में,
रिमूवल ऑफ नेम के बारे में बात हो गई थी अपनी, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ नेम सबको समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो अपना सेक्शन था, आपने लिखा नहीं होगा तो लिख दीजिएगा सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20, कि किसका कब नाम निकाला जा सकता है। अभी चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर, बहुत ही भारी सेक्शन है, टॉपिक नंबर अपना 4, वो बात करता है अबाउट पेनल्टी फॉर falsely claiming to be a member etc. और etc. यहां पे चर्चा हो रही है अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 24। बहुत मजा आएगा, आइए जरा इसको विस्तार में समझते हैं। सो क्या बोलता है ये, लेट्स फोकस। वो बोल रहे हैं पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर, झूठ बोल रहे हो आप मेंबर हो करके। अभी ध्यान से सुनो। नंबर 1, दिस इज अ ऑर्डिनरी गाय, यू सी दिस गाय, नंबर 1 स्टूपिड गाय। अभी ये क्या है, ये तो साला सीए भी नहीं है, इज नॉट इवन अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, नॉर्मल पर्सन है रे भाई, नॉर्मल आदमी है। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। मतलब ऐसा भी नहीं कि उसने इंस्टीट्यूट के पास गया, इंस्टीट्यूट को सीए की एग्जाम्स दिया, कुछ भी नहीं रे भाई, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। बट व्हाट ही सेज, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, बट ये क्या क्लेम कर रही है कि मैं जो हूं ना, मैं सीए हूं। बोले ये क्या क्लेम कर रही है, ही इज नॉट अ मेंबर, बट लोगों को बोल रहा है भाई he represents being that he is a member of the institute, represents that he is a member of ICA, ठीक है ना। या तो क्या करता है, uses designation चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे येड़ा है, कैसे अलाउड नहीं है भाई, समझा क्या बात। जा जाके लोगों को क्या बता रहे कि भाई मैं जो हूं ना, इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं मैं, या डेजिग्नेशन यूज कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे ये अपने जो आपके जान परिचय में, या शायद कभी आपने भी करा होगा, ये ध्यान से सुनना। ये आप जो है सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे थे, या बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स आप देखते हो, ये अपने नाम के आगे जो है ना, ये ऐसा स्टाइल मार के ऐसा एफसीए लगाते हैं। ऐसे क्या लगाते हैं, एफसीए, और क्या बोलते हैं सर, वी आर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अरे भाई एड़ा है क्या बुड़बक, ऐसा अगर तू करेगा ना तो यू आर फॉल्सली क्लेमिंग योर सेल्फ एज वॉट द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तू सीए नहीं है, बट तू क्या कर रहा है, डेजिग्नेशन यूज कर रहा है सीए का। तू जा जाके लोगों को, अभी तक तू सीए बना नहीं, सीए फाइनल की एग्जाम दिया है, लोगों को जाके बोल रहे है तू भाई आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू मैन, येड़ा है क्या, अलाउड नहीं है ऐसा। तो ऐसा करेगा ना भाई तो नहीं चलेगा। सेक्शन 24 बोलता है तू तू साले हमारे कम्युनिटी का भी नहीं है, यू आर नॉट इवन अ मेंबर। चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रहे है तू मेंबर है इंस्टीट्यूट का, तू डेजिग्नेशन किसी को बोल नहीं रहा है, बट डेजिग्नेशन यूज कर रहा है सीए का। येड़ा है क्या तू, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा कैटेगरी में क्या आता है, और भारी। दूसरा कैटेगरी में क्या हो रहा है, ये बंदा जो है ही इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, ही इज जस्ट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट,
बट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, बराबर कि नहीं। बट ये यहाँ पे लोगों को जा जाके क्या बोल रहा है, ये लोगों को क्या बोलता है जाके, दैट रिप्रेजेंट्स that he is a practicing chartered accountant. मतलब गलत काम कर रहे हो सर आप, ठीक है ना। मतलब एक क्या है, आप मेंबर ही नहीं हो, दूसरा क्या है, तू मेंबर है बट तेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है रे भाई। और तू लोगों को बोल रहा है ऐसा कि तू सीए है करके, तू प्रैक्टिस कर रहा है करके। सीए है बट तू प्रैक्टिस कर रहा है क्या, नहीं, बट लोगों को बोल रहा है तू प्रैक्टिसिंग सीए है। तो ऐसे दोनों केस में इंस्टीट्यूट आपके ऊपर फाइन लगाएगा आपको, बराबर के नहीं, आपको पनिशमेंट लगाएगा। बहुत डेंजर पनिशमेंट है, करना मत। क्या है पनिशमेंट, सुनोगे ना डर लगेगा, करोगे नहीं ऐसा। नंबर वन, अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है, पहली बार पकड़े गए हो, तो बॉस आपको 1000 रुपीज तक का, बराबर के नहीं, एक्सटेंड मैक्सिमम 1000 रुपीज तक का जुर्माना लगेगा आपको। ऐसा करेगा ना तो फर्स्ट कॉन्विक्शन में 1000 तक का जुर्माना लगेगा। और उसके बाद अगर तू फिर से पकड़ा गया ना सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन पे, तो सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन पे मैक्सिमम आपको रुपीज जो है वो 5000 रुपए तक का लग सकता है, या तो आपको जेल हो सकती है, ठीक है ना, विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स की, या भाई दोनों भी हो सकता है। तो डर के रहे भाई, डर के रहे, समझा क्या, ऐसा है। तो फर्स्ट कन्विक्शन, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, पॉइंट समझ में आया आपको। यस, यस सर, नोट करो इसको। दिस इज सेक्शन नंबर 24 फॉर यू। सालो अगर झूठ बोलोगे कि सीए हो करके, सीए ना होके स्टाइल मार के अभी फाइनल में और लोगों को रिप्रेजेंट करोगे कि तेरा भाई सीए बन चुका है, तेरा भाई सीए है, बेटा ये ऐसा 1000 रुपए चले जाएंगे आपके, हाँ 5000 वापस से अगर मिला तो, समझा क्या सर। पता कैसे चलेगा उनको, भाई पता चल जाएगा अगर आपके दोस्तों ने कंप्लेंट करी आपकी तो रिकॉर्डिंग करके। और इसके अंदर जो है ना 6 महीने में वो क्या कहता है, और 3 months you will be sentenced for what, rigorous imprisonment। इतना काम करेंगे ना तुमसे, पागल हो जाएंगे। तो जेल वेल जाना मत फिर, नोट करो इसको।
चलो डन। ओके, सो ये रहा अपना नेक्स्ट पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर, सेक्शन नंबर 24। Not being a member of the institute represents that he is a member, or designation uses chartered accountant. Being a member but not having certificate of practice बराबर represents that he is a practicing chartered accountant. So here you have with the first conviction, ठीक है, extend to ₹1,000 बराबर के नहीं. On any subsequent conviction, the fine may extend to 5,000, jail may extend to 6 months, or it can be what, both. The provision in case may be understood that कि आपको सेंटेंस टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months, प्रेम बत्रा डिसाइडेड ऑन 18 जुलाई 1989, ऐसा गर करो, ठीक है। सो बच्चों यहां तक जितनी भी बातें अपनी हो गई पढ़ के, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि यहां तक हमने जो बात करी ये बेसिक हमने चर्चा करी अबाउट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। जितने भी टॉपिक्स हमने बात करी अभी तक हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे थे कि ये मेंबर है इंस्टीट्यूट का, बाकी कुछ नहीं बोला अपन ने। अभी यहां से आगे बात करेंगे कि चर्चा होगी अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है ना। तो मेंबरशिप तक की बात उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अभी फटाफट बात करते हैं अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस की। अभी मेंबरशिप समझ में आ गया ना, मेंबर कब बन सकते हो आप, कैसे क्या हो सकता है। अभी चलो सीओपी के पास चलते हैं। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द वन हु इज होल्डिंग व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना कि जो मेंबर्स इन प्रैक्टिस है, इट इंक्लूड्स द वंस हु आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। मतलब क्या है आप समझिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब पहले यू हैव टू बिकम व्हाट, मेंबर ऑफ आईसीआई। मेंबर ऑफ आईसीआई के बाद आपने क्या करना है, सीओपी लेना है, बराबर। मतलब कौन कौन है मेंबर इन प्रैक्टिस, कौन है, ऐसा लिखो, मेंबर इन प्रैक्टिस कौन है। तो मेंबर इन प्रैक्टिस में दो लोग आते हैं, एक जो वाकई में जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है, और दूसरा जो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस है, ये भी इसके अंदर आएगा। तो इसको फाइन पनिशमेंट वगैरह जो लगेगा ना, तो इसमें आएगा। सो मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस ये भी इसके अंदर शामिल है। जिसके पास एक्चुअल में सीओपी है वो तो है ही है, बट और एक दूसरा क्या कहते हैं, जिसका डीम टू बी इन प्रैक्टिस है वो भी आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। जिसके पास सीओपी है दोस्त वो तो एच है, बट डीमिंग वाले मतलब कौन होते हैं, जिसके पास सीओपी नहीं है बट सीए वालों, जो प्रैक्टिस वाला सीए है ना उसके जैसे काम करता है। सीए है तू, प्रैक्टिसिंग नहीं है बट प्रैक्टिसिंग सीए जैसा काम कर रहा है, तू येड़ा है क्या, तो तू भी ले ले भाई, डीम टू बी इन प्रैक्टिस, ठीक है। सो कौन है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, समझ में आ गया आप लोगों को। यस सर। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, फटाफट इतना पढ़ लेंगे अपन और फिर उसके बाद आज के लिए डन करेंगे। फिर कल जैसे अभी ये पूरा बेसिक एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना, फिर उसके बाद आगे और मतलब स्पीड अपना बढ़ेगा। पहले ये बेसिक अपना जो फंडा है इसको आप क्लियर कर लो। सो क्या हुआ यहां पे, सिग्निफिकेंस समरी फिर बाद में बनेंगे, पहले पढ़ेंगे इसको। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है,
नो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस unless has obtained from the council a certificate of practice. सो आप कब प्रैक्टिस कर सकते हो? जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। सर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कमाल की बात हो गई सर, ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। सही है। इट मे बी नोटेड दैट दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी पर्सन, यह भी बहुत पुराने जमाने का प्रोविजन है बट फिर भी पढ़ लो। हु हैज बीन इन प्रैक्टिस as a registered chartered accountant until 1 month has elapsed from the first meeting of the council. अभी इसका फंडा क्या है आप समझिए बात। अभी इसका फंडा क्या है कि देखो आईसीआई जो है ना ये बना 1949 में आईसीआई, और 1988 में बना आईसीएईडब्ल्यू, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। तो अब क्या हुआ कि जो अपने हिंदुस्तानी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो होशियार थे, फाइनेंशियली साउंड थे, भाई वो लोग जाते थे इंग्लैंड में, ब्रिटिश राज था वहां पे, ये आईसीएडब्ल्यू से अकाउंटिंग कोर्स करते थे, इंडिया में आते थे और इंडिया में प्रैक्टिस करते थे। फिर 1949 में इंस्टीट्यूट बना ना, फिर अपन ने बोला कि आजादी के बाद अपन खुद अपना इंस्टीट्यूट बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। तो तब तक तो आईसीआई से तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिल रहा था ना, तो वो मेंबर्स भी जो है ना, जो पुराने हैं, उनको अलाउड है। तो मतलब यहां पे फिर क्या हुआ, अब समझिए बात को। इधर 1949 1 जुलाई 1949 में आईसीआई बना, और इधर फर्स्ट काउंसिल का मीटिंग हुआ, ठीक है ना। और फर्स्ट काउंसिल का मीटिंग होने के बाद 1 महीने तक अलाउड थे ये लोग, ये वाले लोग अलाउड थे कि इधर तक आप बिना आईसीआई से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जैसे हमारा फर्स्ट काउंसिल मीटिंग हुआ ना, उसमें हमने डिसाइड कराना कि आपसे क्या करना है, आपने ये सर्टिफिकेट लेना है हमसे, तो फिर आपको क्या करना है, आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके काम करना है। फिर उसके बाद इसके लिए भी एनुअल फी होती है, जैसे मेंबरशिप की फी होती है, प्रैक्टिस की भी फीस होती है अलग से, एज मे बी डिटरमाइंड बाय द काउंसिल, एंड दिस सर्टिफिकेट मे बी कैंसल्ड by council as for the circumstances as may be prescribed। तो आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे, उसकी फीस भरेंगे, और इंस्टीट्यूट आपका सीओपी कैंसल भी कर सकता है। समझा बात को? यस। अ मेंबर हु इज नॉट इन प्रैक्टिस is precluded, that is prevented or stopped from accepting engagement to render services which are normally prescribed for chartered accountants, even though doing so it does not require special qualification। मतलब जो काम सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग सीए कर सकता है, उसके लिए आपको बकायदा कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, बट वो काम सिर्फ प्रैक्टिसिंग सीए कर सकता है, उसी के कैपेसिटी में आपने वो काम किया है, तो आप ये ऐसा काम नहीं कर सकते हो जो व्यक्ति नहीं है। तो काउंसिल का इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है, ये बच्चों हम लोग कल मिलेंगे, मतलब विल मीट नाउ ऑन मंडे, ठीक है, टुमारो संडे। या मैं आपको ग्रुप पे अपडेट करता हूं वैसे कब मिलेंगे। तो ये बातें हम लोग फिर जो है कंटिन्यू करेंगे अबाउट अ मेंबर इन प्रैक्टिस, फिर सीओपी का मेंबरशिप कैंसलेशन, रिस्टोरेशन, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू गाइज आर एंजॉइंग, राइट। काफी मजेदार सा चैप्टर है।
Okay, so thank you very much guys. Bye bye, take care.